आई एम राजीव कुमार फिर से आपके सामने उपस्थित हूं आपके अपने चैनल ज्ञान की शक्ति एकेडमी में। और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको इसी तरह से अपने कॉन्सेप्ट्स के साथ आपके साथ प्रेजेंट हुआ करूंगा और अपने वीडियोस के द्वारा आपकी इकोनॉमिक्स की जो वीकनेस है उसको दूर करूंगा। ठीक है, आज दशहरा का दिन है, विजयादशमी है और आज के दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने रावण नाम के राक्षस को मारा था। तो इसलिए आज आप मुझसे वादा कीजिए कि आप भी अपने अज्ञान रूपी रावण को ज्ञान रूपी रामचंद्र जी के द्वारा मारेंगे। इस काम में मैं आपकी सहायता करूंगा। इसलिए मैंने अब निश्चय किया है कि आने वाली जो वीडियोस हैं उनमें मैं आपको कंपटीशन की क्लासेस भी प्रोवाइड कराऊंगा। कंपटीशन क्लासेस में मैं आपको जीएस, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमी, ज्योग्राफी होगी, साथ में जनरल साइंस के क्वेश्चंस भी होंगे और मैं उन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन भी करूंगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको अपना प्यार, अपना सहयोग, अपना साथ मुझे देना होगा और मेरे सारे वीडियोस को लाइक करते हुए सब्सक्राइब आपको करना होगा। तो प्लीज आप मेरी सपोर्ट में आइए और आप मेरा साथ दीजिए और इन कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए। अब धीरे धीरे अब इकोनॉमिक्स टफनेस की ओर बढ़ रही है, इसलिए आपको मेरे वीडियो को बड़े ध्यान से सुनना होगा, बड़े ध्यान से समझना होगा। ठीक है, हमारा असला जो कॉन्सेप्ट है वो है आड़ी लोच। लोच के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, पिछले वीडियोस में आप जाके देख सकते हैं। वीडियोस नंबर 7 में, वीडियो नंबर 6 में मैंने लोच के बारे में अच्छी तरह डिटेल में आपको बताया है। आज हम आड़ी लोच के बारे में बात करेंगे। आगे क्रॉस इलास्टिसिटी होता क्या है तो समझिए। सपोज कीजिए दो वस्तुएं हैं एक्स और वाई। यदि एक्स वस्तु की कीमत में जब परिवर्तन हो और उस परिवर्तन के कारण वाई वस्तु की मांग में या पूर्ति में जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं आड़ी लोच। ठीक है, अर्थशास्त्र की भाषा में जब एक वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के कारण दूसरी वस्तु की मांग या पूर्ति में जो परिवर्तन होता है उसे आड़ी लोच कहा जाता है। इसका बकायदा फॉर्मूला भी होता है, वो आने वाले वीडियो में आपको कराऊंगा। अगला पॉइंट है पूर्ति। पूर्ति किसे कहते हैं? अर्थशास्त्र का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, पूर्ति। तो समझिए, पूर्ति शब्द से अभिप्राय है यदि अन्य बातें समान हैं, यदि अन्य बातें समान हैं तो एक निश्चित समय अवधि में एक निश्चित स्थान पर उत्पादक अथवा उत्पादकों के समूह के द्वारा किसी विशेष वस्तु की उपलब्ध कराई गई मात्रा को पूर्ति कहा जाता है। दोबारा समझा देता हूं। पूर्ति शब्द से अभिप्राय है यदि अन्य बातें समान हैं तो किसी विशेष बाजार में, किसी विशेष स्थान पर किसी विशेष वस्तु की उपलब्ध कुल मात्रा को पूर्ति कहा जाता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब पूर्ति का नियम क्या होता है? लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है? पूर्ति और पूर्ति के नियम में अंतर है। देखिए, मैंने पहले इससे पहले मांग का नियम कराया था आपको। मांग के नियम में जो उपभोक्ता जो होते हैं उनकी वैल्यू होती है। ठीक है, और पूर्ति के नियम में जो उत्पादक जो होते हैं उनकी वैल्यू होती है। उत्पादक किसे कहते हैं? जो किसी विशेष वस्तु का उत्पादन करते हैं उसे उत्पादक कहते हैं। या वे व्यक्ति जो किसी कच्चे माल को मशीन के द्वारा या किसी भी तरह से उसे इस रूप में यूज करते हैं कि उनकी वैल्यू बढ़ जाए, तो उनको क्या कहते हैं? उन व्यक्तियों को क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। ठीक है, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्पादन कहते हैं। तो पूर्ति के नियम में क्या होता है? यदि किसी विशेष वस्तु की कीमत यदि लगातार बढ़ रही है तो उत्पादक उस बढ़ी हुई कीमत का पूरा लाभ लेने के लिए अपनी वस्तु की उत्पादन को मात्रा को भी बढ़ाना शुरू कर देते हैं। यानी कि जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी वैसे वैसे उत्पादकों के द्वारा उस वस्तु के उत्पादन की मात्रा को भी बढ़ाया जाता है, पूर्ति की मात्रा को भी बढ़ाया जाता है। और यदि इसके दूसरी अवस्था में यदि किसी विशेष वस्तु की कीमत नीचे गिरने शुरू हो जाती है, अर्थात कीमत नीचे गिरती है, तो उत्पादकों को हानि का भय रह जाता है। तो इस हानि के भय के कारण वो क्या करते हैं? अपने उत्पादन की मात्रा को कम करना शुरू कर देते हैं, अर्थात प्रोडक्शन की मात्रा को कम कर देते हैं। ठीक है, और सीधी सी बात है, पूर्ति के नियम के अनुसार यदि किसी विशेष वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उस वस्तु की पूर्ति भी बढ़ती है, और यदि किसी विशेष वस्तु की कीमत गिरती है तो उसकी पूर्ति भी नीचे की ओर गिरने लग जाती है। सीधा सीधा यह सारा खेल प्रोड्यूसर्स का होता है, उत्पादकों का होता है। उत्पादक लाभ कमाने के लिए जब कीमत बढ़ जाती है तो उत्पादन की मात्रा को बढ़ा देते हैं, और यदि कीमत गिर जाती है तो हानि को कम करने के लिए, लॉसेस को कम करने के लिए अपनी जो उत्पादन है उसकी मात्रा को कम करना शुरू कर देते हैं।
तो ये तीनों कॉन्सेप्ट आड़ी लोच, पूर्ति और पूर्ति का नियम मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, चौथा पॉइंट है हमारा उपयोगिता का नियम। उपयोगिता के बारे में मैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूं, आज हम उपयोगिता के नियम के बारे में बात करेंगे। तो समझिए ध्यान से, उपयोगिता नियम से अभिप्राय है कि जब कोई व्यक्ति किसी विशेष वस्तु की मात्रा को जब ज्यादा मात्रा में यूज करता है, स्टेप बाय स्टेप जब ज्यादा मात्रा में उसे यूज करता है, तो उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होती जाती है। समझ में आ रही बात आपके? कि जैसे जैसे हम किसी विशेष वस्तु को उपयोग में लाते हैं, वैसे वैसे उस वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता कम होती चली जाती है। जैसे सपोज कीजिए मैं प्यास लग रही है, मुझे मान लीजिए मुझे भूख लग रही है, सपोज कीजिए, ठीक है, और मेरे पास है बिस्कुट्स के कुछ पैकेट्स हैं और मुझे बहुत तेज भूख लग रही है और मैंने पहला बिस्कुट का पैकेट खाया, तो मुझे विशेष आनंद की प्राप्ति होगी। फिर दूसरा पैकेट खाया, उसमें भी आनंद की प्राप्ति होगी। तीसरा पैकेट खाया, उसमें आनंद की प्राप्ति होगी लेकिन कम होगी। इसी तरह से जैसे जैसे मैं पैकेट खाता जाऊंगा, वैसे वैसे मुझे आनंद की प्राप्ति, मेरे जो आनंद की जो मात्रा है वो कम होती जाएगी। ये जो आनंद है, भूख मिटने पर जो आनंद मिलता है, इसी को उपयोगिता कहते हैं। और ये जो उपयोगिता है, ये बिस्कुट के द्वारा मुझे मिल रही है। और जब मेरी भूख बिल्कुल शांत हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मेरी बिस्कुट खाने की इच्छा नहीं होगी। यदि उसके बाद भी यदि मैं बिस्कुट खाता हूं, तो फिर मुझे वो आनंद नहीं आएगा, मुझे वो संतुष्टि नहीं मिलेगी, मुझे वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। उसके बाद भी यदि जबरदस्ती मैं बिस्कुट खाता हूं, तो फिर मुझे उपयोगिता नहीं, अनुपयोगिता मिलेगी। यही उपयोगिता का नियम है। जैसे जैसे हम किसी विशेष वस्तु का प्रयोग करते हैं, वैसे वैसे उस वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता कम होती जाती है। उपयोगिता 3 प्रकार की होती है, यहां पर मैं आपको बता दूं, कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता और औसत उपयोगिता। आने वाले वीडियोस में मैं उसके बारे में जानकारी मैं आपको दूंगा। फिलहाल अगले पॉइंट पर चलते हैं, स्थानापन्न वस्तुएं। इंग्लिश में कहते हैं सब्स्टिट्यूट्स गुड्स। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये इकोनॉमिक्स का, स्थानापन्न वस्तु। तो मैं बता देता हूं आपको, स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में लाई जा सकती हैं। यानी वे वस्तुएं जो एक के स्थान पर दूसरी को यूज किया जा सकता है, उन्हें कहते हैं स्थानापन्न वस्तुएं। जैसे यदि सर्दी लग रही है तो आप चाय भी पी सकते हैं और कॉफी भी पी सकते हैं, है क्या नहीं? और यदि भूख लग रही है तो आप रोटी भी खा सकते हैं और आलू के परांठे भी खा सकते हैं, है क्या नहीं? आप बिस्कुट भी खा सकते हैं और टोस्ट भी खा सकते हैं, है क्या नहीं? यानी कि सेब भी खा सकते हैं, केला भी खा सकते हैं। ये वे वस्तुएं हैं जो किसी एक ही काम को अकेले पूरा कर सकती हैं और एक दूसरे के स्थान पर यूज हो सकती हैं। एक सिंपल सी बात है, लेकिन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन कॉन्सेप्ट्स का बहुत ज्यादा प्रयोग है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जैसे जैसे हम अर्थशास्त्र की ओर बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे इन शब्दों का यूज भी बढ़ता जाएगा। और यदि आप इन शब्दों का अर्थ नहीं जान पाएंगे, तो इनसे संबंधित जो प्रिंसिपल्स हैं उन्हें भी आप अच्छे से पहचान नहीं पाएंगे, उन्हें भी अच्छे से आप समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए पहले इन कंसेप्ट्स को क्लियर करते चलिए, ताकि आने वाले जो वीडियोस, जो काफी बड़े वीडियोस होंगे, जिनमें मैं प्रिंसिपल्स, जो इनके जो सिद्धांत हैं, उनके बारे में जब मैं आपसे बातें करूंगा, तो वो बातें आपके आसानी से समझ में आ जाए। तो ठीक है, इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करना चाहता हूं और आपसे फिर से विनती करता हूं, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए। और मैं आपसे फिर वादा करता हूं कि अब इकोनॉमिक्स के साथ साथ मैं कंपटीशन की तैयारी भी कराने जा रहा हूं और आने वाले दिनों में उनके वीडियोस में आपके सामने प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, जय हिंद, नमस्कार।